गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटोरियल बाई प्रियांशु पर। इस चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है और वो ये है कि जितने भी हमारे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको ये द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ाना, वर्ड टू वर्ड। क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। द हिंदू के एडिटोरियल को बिना वर्ड टू वर्ड पढ़े हुए स्टार्टिंग में ही हमें समझ में नहीं आता। तो वही इस चैनल का मेन मोटिव है कि अगर आप एक बिगिनर हैं जो अपने कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रीडिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रीहेंशन में, अपना किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम चाहे एसएससी का हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम, तो उसमें सबसे जो जरूरी है वो है आपकी रीडिंग और स्पेशली आपका द हिंदू। तो इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में ही नहीं आती उसको कैसे हम एडिटोरियल पढ़ाएं द हिंदू का, वो पढ़े भी और उसको समझ भी पाए, साथ में ही वीडियो खत्म होने के बाद उसको खुद से भी सॉल्व कर पाए। तो मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब हमारा ये वीडियो एंड होगा तो आप लोग डेफिनेटली ही उस जो मतलब आज का हमारा 12 जून का एडिटोरियल है इसको खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस आपको एक चीज देने की आवश्यकता है, फर्स्ट है जो मैं आपको वोकैब पढ़ाऊँ उस वोकैब को ध्यान से सुनना है, समझना है। नोटबुक में अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। साथ में ही आपको कंटिन्यू क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है अपनी प्रीवियस ईयर्स की बुक से। बट अभी के लिए आप वोकैब पर ध्यान दीजिए और जो मैं पढ़ाऊँ उसको समझ के आपको वीडियो को पॉज कर कर के पढ़ना है अगर एक बार में समझ में नहीं आता है। यदि आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो आप आज का जो एडिटोरियल है वो खुद से सॉल्व कर पाएंगे, इस चीज का मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। बिना टाइम की बर्बादी किए हुए आपको मैं बता देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल की ये हमारी वोकैब है। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसकी मैंने सिनोनियम्स एंड एंटो यहाँ मेंशन किए हैं और वही वाले एंटो सिनोनियम मेंशन किए गए हैं जो कि पहले आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में ही इस तरह से मैं आपको एडिटोरियल शो करूंगा। 2 मिनट का समय दूंगा आपको, इसको रीड करना है वीडियो को पॉज करके। जितना भी समय लेना चाहते हैं इसको रीड कर लीजिएगा। साथ में ही इस पूरे एडिटोरियल का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप खुद से भी सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जैसे कि वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं ताकि आपको ये पूरा एडिटोरियल बहुत आसान भाषा में समझ में आ सके। ठीक है। तो ये हमारा पूरा रोड मैप रहने वाला है आपको आज का एडिटोरियल सॉल्व कराने का। ठीक है। बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है आपका वो है रीक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तेज गंध आना। इसको क्या बोलते हैं? रीक्स। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? टू गिव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग या फिर अनप्लेजेंट स्मेल। एक ऐसी बदबू जो कि बहुत गंदी है, बहुत तीव्र आ रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? रीक्स। ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े हुए आपके एग्जाम में कई बार सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं, जैसे कि आपका स्टिंग्स हो गया है 2012 में पूछा गया, स्मेल 2014 में, सजेस्ट एंड इंडिकेट्स 2016। इसी से जुड़े हुए आपके एंटो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट है फ्रेगनेंस 2013 में, अरोमा 2015 में, परफ्यूम 2017 में। इस वर्ड को पैसेज में कैसे इस्तेमाल किया गया है वो ये दे रखा है, लिखा हुआ है द आर डिसीजन वीक्स ऑफ आर बी ट्रेडिनस। मतलब कि आर ओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर का जो डिसीजन था वह कैसा था? उससे क्या आ रहा था? मन माने ढंग से लिया गया है। इस चीज की क्या आ रही थी? बू आ रही थी। ठीक है। जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो डिसीजन था उसमें से क्या आ रही थी? बू, मतलब कि गंध आ रही थी या फिर बदबू आ रही थी या फिर रीक्स आ रही थी कि वह मनमाने ढंग से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे, बस आपको सिनोनिम्स समझने, एंटो समझने, इसका अर्थ क्या होता है ये समझना, क्योंकि मैंने यहाँ से आपके डायरेक्ट मैंने पैसेज से एडिटोरियल से ही उठाए हैं। वो पूरी लाइन ऐसे इसको एग्जाम्पल में डाला है ताकि अगर आप यहाँ समझ लेंगे इन लाइनों का अर्थ तो आप पैसेज में खुद ब खुद इन लाइन को खुद से ही समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है
वो है हमारा क्या, आर्बिट्रेरीनेस। क्या, आर्बिट्रेरीनेस, इसका मतलब होता है मनमानेपन या फिर तर्कहीनता। एग्जैक्ट मीनिंग पूरा प्रॉपर मेंशन है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, पर्सनल वी, या फिर बेस रेदर देन रीजन, या फेयरनेस, या फिर लॉ। मतलब मनमाने ढंग से कोई चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरीनेस। प्रोनाउंस इस तरह से करना है, ठीक है। इससे जुड़े हुए हमारे जो साइनो पूछे गए एग्जाम में, फर्स्ट है आपका वेव, जो 2014 में पूछा गया। फिर है कैप्रीसीस कैप्रीसियसनेस, कैप्रीसियसनेस मतलब 2016 में पूछा गया। रैंडमनेस पूछा गया 2018। एंटो पूछा गया फेयरनेस 2013 में। कंसिस्टेंसी 2015 में पूछा गया। रीजनेबलनेस पूछा गया 2017। इस वर्ड को पैसेज में कैसे यूज किया है वो ये दे रखा है, द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर रीक्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। मतलब कि जो नॉमिनेशन का जो रिजेक्शन था, नॉमिनेशन पेपर का जो रिजेक्शन था, उससे क्या आ रही थी, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ रीक्स, यानी कि मनमानेपन की बू आ रही थी। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अपने मन से ही नॉमिनेशन के पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस चीज की क्या आ रही थी, बू, यानी रीक्स। ठीक है, मनमानेपन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका रेजिंग। क्या है दोस्तों, रेजिंग। इसका मतलब होता है शासन प्रणाली या फिर नियमों की व्यवस्था। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल, मतलब जैसे मिलिट्री रेजिम हो गया आपका, कम्युनिस्ट रेजिम। ठीक है। इसके जो सिनोनियम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, 2013 में आपका पूछा गया है गवर्नमेंट, 2015 में पूछे गए एडमिनिस्ट्रेशन, 2017 में आपका पूछा गया रूल। एंटो की बात करें 2014 में पूछा गया डेमोक्रेसी, लिबर्टी पूछा गया 2016 में, फेयर गवर्नेंस पूछा गया 2018। इस वर्ड को पैसेज में कैसे यूज किया है वो ये है, द इलेक्ट्रो द इलेक्टोरल प्रोसेस अंडर द करंट रीजन रेजेस क्वेश्चन और न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस। मतलब कि वर्तमान शासन के तहत चुनावी प्रक्रिया निष्पक्षता और तटस्थता पर सवाल उठाती है। इन दोनों चीजों पर सवाल उठाती है। ये दोनों चीजें किस पर सवाल उठाती हैं, तो हमारे रीजन यानी कि शासन पर लिखा हुआ है, आ गया रीजन, यानी शासन पे सवाल उठाती हैं दोनों चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये नो जोन के एडिटोरियल में भी पूछा गया था, सेम ही वर्ड ऑथर ने यूज किया था। वर्ड है हमारा एंटीसीडेंट, मतलब पूर्वजों से संबंधित होता है। पूरा मीनिंग क्या होगा, पूर्ववर्ती घटनाएं या फिर पहले की परिस्थितियां। एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, थिंग्स, इवेंट या कंडीशंस दैट एक्साइटेड बिफोर पास्ट बैकग्राउंड और हिस्ट्री, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है। इससे जुड़े हुए जो सिनोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, फर्स्ट सिनोनिम पूछा गया है प्रीडेक्सेसरस। प्रीडेक्सेसरस मतलब पूर्वज या पहले, 2014 में पूछा गया। 2016 में पूछा गया आपका प्रीकर्सर्स, 2016 में। बैकग्राउंड और हिस्ट्री पूछा गया 2018 में। इससे जुड़ा हुआ एंटो आपका पूछा गया है 2015 में, जो है आपका डिसेंडेंट्स। सक्सेसर्स पूछा गया 2017 में। आउटकम और रिजल्ट पूछा गया है 2019 में। इस वर्ड को पैसेज में इस तरह से यूज किया गया है, द रिटर्निंग ऑफिसर इग्नोर द लीगल अटेंड एंटीसीडेंट्स ऑफ सेक्शन 33A। मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर ने धारा 33A के कानूनी पूर्व को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, जो हमारी पुरानी जो धारा है 33A, इसको अवॉइड कर दिया किसने, हमारे आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने। ध्यान रखिएगा इस वर्ड का मैंने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका स्टार्कली, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट रूप। ठीक है, मतलब इन अ वे इज वेरी क्लियर, ऑब्वियस, या हार्श, या विदाउट एनी सॉफ्टनेस या सब्टली। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका स्टार्कली। इससे जुड़े हुए सिनोनिम्स आपका पहला पूछा गया 2015 में, क्लियरली। सेकंड पूछा गया 2017 में, शार्पली। थर्ड पूछा गया ब्रंटली 2019 में। एंटो 2016 में पूछा गया, सॉफ्टली। 2018 में सफ्टली। 2020 में जेंटली। पैसेज में यूज किया गया इस वर्ड को, द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स स्टार्कली हाईलाइट्स
arbitrariness in the region। मतलब नामांकन पत्रों की अस्वीकृति स्पष्ट रूप से शासन में मनमाने पंख को उजागर करती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से यानी कि स्टार्कली तरीके से इन सब चीजों को उजागर करती है। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आपका, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका आर्बिट्रेरी। क्या है? आर्बिट्रेरी, इस पर ध्यान रखिएगा, कल हो गया है आर्बिट्रेरी, ये है इसका। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमाना। क्या होता है? मनमाना, यानी मन मुझे मन माना। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग? बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, पर्सनल व्यूज, बेस रेदर देन रीजन या फेयरनेस या फीलिंग। मतलब सिनोनिम से पूछे गए हैं 2014 में, व्हीमसिकल, कैप्रिसियस 2016 में, रैंडम 2018 में, एंटो पूछा गया 2015 में, रीजनेबल, फेयर पूछा गया 2017 में, कंसिस्टेंट पूछा गया 2019 में। इस वर्ड को आपके पैसेज में कैसे इस्तेमाल हुआ है एडिटोरियल में? सच आर्बिट्रेरी एक्शन वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसे मनमाने कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्या कर देते हैं? कमजोर। ठीक है, क्या चीज कमजोर कर देती है? आर्बिट्रेरी, यानी आर्बिट्रेरी मतलब कि ऐसे मनमाने कदम भी लोकतंत्र को क्या कर देते हैं? कमजोर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो हमारा वर्ड है वो है सिविल। क्या है सिविल? जिसका मतलब क्या होता है? कठोर, गंभीर या फिर तीव्र। मतलब वेरी इंटेंस, सीरियस, हार्श इन डिग्री। ठीक है, कठोर, गंभीर, तीव्र। इससे जुड़े हुए सिनोनिम्स पूछे गए आपके 2014 में हार्श, 2016 में स्ट्रिक्ट, 2018 में इंटेंस। एंटो पूछा गया 2015 में मिल्ड, 2017 में पूछा गया जेंटल, 2020 में पूछा गया लेनिएंट। एग्जाम्पल जो मतलब कि हमारे ट्यूटोरियल में इस वर्ड को कैसे यूज किया गया है? द रिजेक्शन ऑफ द पेपर इज अ सिविल सेटबैक फॉर डेमोक्रेसी। मतलब पत्रों की अस्वीकृति लोकतंत्र के लिए क्या है? गंभीर झटका। ठीक है, क्या है? गंभीर यानी कि सिविल। क्या है? सीवियर, मतलब कि गंभीर झटका है नामांकन की अस्वीकृति लोकतंत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेटबैक। क्या? सेटबैक। सेटबैक का जो मीनिंग होता है हमारा वो होता है अड़चन या फिर झटका। मतलब आर डिफिकल्टी या प्रॉब्लम, रिवर्सल दैट डिलेस प्रोग्रेस और कॉजेस लॉस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सेटबैक। सिनोनिम्स वो पूछा गया 2014 में, इससे जुड़ा हुआ जो था ऑब्स्टिकल, 2016 में पूछा गया हिंडरेंस, 2018 में पूछा गया रिवर्सल। ठीक है, एंटो पूछा गया 2015 में एडवांसमेंट, 2017 में पूछा गया है प्रोग्रेस, 2020 में पूछा गया ब्रेक थ्रू। इसको पैसेज यानी एडिटोरियल में इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। द रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स इज सिविल सेटबैक फॉर डेमोक्रेसी। यानी पत्रों की अस्वीकृति क्या है? लोकतंत्र के लिए एक सिविल सेटबैक यानी गंभीर झटका। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक है। इन सभी वर्डों को ध्यान से पढ़िएगा, साथ में इन सिनोनिम्स को नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए सिनोनिम्स दोबारा भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन की है। ठीक है, आज के हमारे एडिटोरियल का जो टाइटल दिया हमने वो दिया है लॉस ऑफ द लैंड। मतलब देश के कानून और लोकतंत्र व्यवस्था का गिरा हुआ स्तर। लॉ ऑफ द लैंड मतलब कि देश के कानून और लोकतंत्र व्यवस्था का क्या है? गिरा हुआ स्तर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो इस पैसेज में आपको समझ में आ ही जाएगा। आपको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का समय, तो जल्दी से फटाफट जो स्क्रीनशॉट लेना है, जूम करके पढ़ना है, पॉज करके पढ़ना है, वो पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्ट नाउ। ठीक है,
आपका टाइम खत्म होता है अब। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसका अगर लिंक चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे एडिटोरियल का लिंक प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एक्सेस की ओर। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा, मतलब फर्स्ट जो हमारी लाइन है वो क्या है आपका, द रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स ऑफ कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट्स इज फ्रॉडुलेंट। मतलब क्या होगा, रिजेक्शन मतलब कारण, रिजेक्ट कर दिए, ऑफ पेपर्स, पेपर्स किसके, कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट्स के, इज फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी की। इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन पत्रों को रिजेक्ट मतलब अस्वीकृत कर दिया धोखाधड़ी पूर्ण है। मतलब कि राज्यसभा के जो उम्मीदवार का जो नामांकन पत्र है उसको धोखाधड़ी पूर्व अस्वीकार कर दिया गया, मतलब अस्वीकृति धोखाधड़ी पूर्ण है। समझ चुके हैं इसका मीनिंग, दोबारा सुना देता हूँ। द रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब क्या होगा हमारा, अस्वीकृति ऑफ पेपर्स, पेपर्स की, ऑफ कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट्स यानी कि राज्यसभा कैंडिडेट्स मतलब कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन, नामांकन पत्रों की अस्वीकृति क्या है, एक धोखाधड़ी पूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिजेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर्स मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन फॉर द राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम मध्य प्रदेश raises question of institutional integrity and procedural fairness, प्रोड्यूसर फेयरनेस। इस पूरे को पढ़ते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति संस्थागत अखंडता तथा प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती है, जो केवल एक उम्मीदवार के भाग्य से कहीं आगे जाती है। अभी समझ में नहीं है, अब आपको समझ में आएगा। द रिजेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर्स मतलब कि कांग्रेस लीडर्स मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन है, इतना समझ में आ गया। मतलब कि कांग्रेस लीडर मीनाक्षी, इसका नाम नटराजन, का जो नॉमिनेशन है, मतलब मीनाक्षी कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन। ठीक है, रिजेक्शन मतलब अस्वीकृति, कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति, क्या अस्वीकृति, वह क्या है, संस्थागत अखंडता तथा प्रक्रियात्मक निरपेक्षता पर प्रश्न उठाती है। मतलब रेज मतलब उठाती है, रेज क्वेश्चन मतलब प्रश्न, ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोसीडुरल फेयरनेस मतलब संस्थागत अखंडता तथा प्रक्रियात्मक निरपेक्षता पर प्रश्न उठाती है, प्रश्न उठाती है। कहाँ पर, ये लिखा हुआ है हमारा, फॉर द राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए। इस पूरी लाइन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति रेज क्वेश्चन, क्वेश्चन उठाती है किस पर, इन इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड प्रोसीड्यूरल फेयरनेस यानी कि अखंडता, संस्थागत अखंडता का प्रक्रियात्मक निरपेक्षता पर सवाल उठाती है। समझ में आ गया, पहले पढ़ेंगे हम यहाँ से, यानी कि राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से चुनाव, मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए, ये पूरा हो जाएगा, मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है, का के नामांकन की रिजेक्शन, के नामांकन की अस्वीकृति क्या उठाती है, प्रश्न उठाती है किस पर, संस्थागत अखंडता तथा प्रक्रियात्मक निरपेक्षता पर। इसका पूरे का हमारा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। गोइंग बियॉन्ड द फेट ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट, गोइंग बियॉन्ड द फेट ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका,
जो केवल एक उम्मीदवार के भाग्य से कहीं आगे जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट की बात नहीं है। अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो ये सभी कैंडिडेट के लिए गंभीर समस्या का सवाल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या समझ में आया वो आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया गया है मेरे द्वारा कि आपको ये आर्टिकल खुद से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पढ़ाया था रिजेक्शन ऑफ पेपर्स ऑफ कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट इज प्रेडिवलेंट। मतलब कि अ, कांग्रेस राज्यसभा कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार, कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की अस्वीकृति क्या है, धोखाधड़ी पूर्ण है। ठीक है, कांग्रेस राज्यसभा की जो कैंडिडेट हैं उनके नामांकन पत्रों की अस्वीकृति क्या है, फ्रेड्यूलेंट मतलब कि धोखाधड़ी पूर्ण है। इस आगे वाली लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अ, राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन है रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि अस्वीकार कर दिया गया। ये चीज रेज क्वेश्चन सवाल उठाती है, किस चीज पर उठाती है, संस्थागत अखंडता पर और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर। अब इस पॉइंट का यानी गोइंग बियॉन्ड द फेट ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट, मतलब जो केवल एक उम्मीदवार के भाग्य से कहीं आगे जाती है। इन पूरी लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आ रहा है तो दोबारा से रिवर्स करके आप इसको वॉच कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक का लाइन मतलब यही है कि ये कैंडिडेट हैं जिनके नामांकन को अस्वीकार किया कर दिया गया है, जो कि एक धोखाधड़ी पूर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को अस्वीकार कर दिया गया। ये चीज से सवाल उठते हैं संस्थागत अखंडता पर तथा प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर। ये चीजें सवाल उठाती है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को क्यों रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू हेयर द मैटर ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे, इस पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट एग्रीड मतलब सहमति दी, टू हियर सुनवाई, मैटर मतलब मुद्दे पर, ऑन मतलब ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को। तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की सुनवाई पर क्या दी है, सहमति दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन वाइज मतलब कि इस बीच। ठीक है, ऑल थ्री बीजेपी कैंडिडेट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड अनअपोज्ड, मतलब कि इस बीच में सभी तीन बीजेपी उम्मीदवार जो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। मतलब कि इस बीच में क्या हुआ है, जो तीन बीजेपी कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, उनको चुन लिया गया है, घोषित कर दिया गया है, जो निर्विरोध अनअपोज मतलब निर्विरोध। इस मैटर के दौरान तीन बीजेपी कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया गया है निर्विरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज भी क्या करती है, रीजन आती है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन, दोबारा से क्वेश्चन उठाती है ऑन न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, यानी कि रीजिंग फर्दर यानी कि प्रश्न उठा रहे हैं या प्रश्न उठाती है। किस पर उठाती है, दोबारा से निरपेक्षता एंड तटस्थता पर, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया पर दोबारा से सवाल उठाती है। किस पर, तटस्थता और निष्पक्षता पर दोबारा से सवाल उठाती है कि नटराजन के नामांकन को क्यों अस्वीकार कर दिया, जो कांग्रेस की टीम से थी, कांग्रेस पार्टी से थी, और बीजेपी के तीन कैंडिडेट को इन लोगों ने निर्विरोध घोषित कर दिया, यानी कि उनका नामांकन स्वीकार कर लिया और कांग्रेस के एक कैंडिडेट के नामांकन को रिजेक्ट कर दिया। इस चीज पर दोबारा से सवाल उठाए जा रहे हैं। किस पर, प्रोसेस के, मतलब कि जो प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया का प्रोसेस होता है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, इसकी निरपेक्षता एंड तटस्थता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसेस नटराजन मतलब कि श्रीमती नटराजन का जो नामांकन है, नामांकन
नॉमिनेशन वॉज रिजेक्टेड, श्रीमती नटराजन का जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट किया गया था, किसके द्वारा, बाई द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा इनके नामांकन को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। फॉलोइंग ऑब्जेक्शन, क्या, फॉलोइंग ऑब्जेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, आपत्तियां, आपत्तियों के बाद। फॉलोइंग ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, आपत्तियों के बाद। दैट शी had failed to disclose a pending criminal case in हैदराबाद in her election। बोला गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इनके नामांकन को क्यों रिजेक्ट किया, उसका आगे कारण दिया गया है। जो हर इलेक्शन, अपने इलेक्शन में हैदराबाद, हैदराबाद वाले अपने इलेक्शन में जो क्रिमिनल केस है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसको ये क्लोज करने में, डिस्क्लोज करने में असमर्थ, सी हैड फेल्ड टू डिस्क्लोज अ पेंडिंग क्रिमिनल केस, पेंडिंग क्रिमिनल केस को डिस्क्लोज करने में नटराजन जी असमर्थ रही, जिसके कारण, फॉलोइंग ऑब्जेक्शन, जिसके कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नॉमिनेशन को क्या कर दिया है, रोक दिया है, यानी अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। यही इस पूरी लाइन का अर्थ है जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी है आपको। इलेक्शन, इन हर इलेक्शन एफिडेविट, ठीक है। यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी को तो आप पढ़ सकते हैं। आपत्तियों के बाद खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपनी चुनावी हलफनामे में हैदराबाद में लंबित एक आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया था। मतलब नटराजन ने एक अपने पेंडिंग किए हुए केस को डिस्क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। एक बार दोबारा से आपको पढ़ा देता हूँ। द रिजेक्शन ऑफ द पेपर ऑफ कांग्रेस राज्यसभा कैंडिडेट इज फ्रेडुलेंट, मतलब कि कांग्रेस राज्यसभा का जो उम्मीदवार का जो नामांकन है, उनके पत्रों की अस्वीकृति एक धोखाधड़ी लगती है। आगे पढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति क्या लगती है, संस्थागत अखंडता तथा प्रक्रियात्मक निरपेक्षता पर प्रश्न उठाती है, जो केवल एक उम्मीदवार के भाग्य से कहीं आगे जाती है, राइट। इसके आगे जो हमने पढ़ा वो पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति दी। इस बीच इस बीच सभी तीन बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए, जिससे प्रक्रिया की तटस्थता और निरपेक्षता पर और प्रश्न उठ रहे हैं। श्रीमती नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आपत्तियों के बाद खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपनी चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट में हैदराबाद में लंबित एक आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके नॉमिनेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और बीजेपी के तीन कैंडिडेट के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी लाइन है वो है आपकी, एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, मतलब कि AICC इन चार्ज ऑफ तेलंगाना, मतलब तेलंगाना की जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC है, प्रभारी के रूप में, यानी इंचार्ज ऑफ रूप, मतलब तेलंगाना की AICC प्रभारी के रूप में, इतना क्लियर समझे अभी आप। सी वॉज नेम्ड, मतलब कि उन्हें नामित किया गया। एज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, मतलब कि प्रतिपादियों में से एक के रूप में, इन अ प्राइवेट कंप्लेंट फील्ड, यानी दर्ज की गई एक निजी शिकायत में, बाय अ फॉर्मर फॉर्मर तेलुगु देशम पार्टी कॉर्पोरेट, मतलब एक पूर्व तेलुगु देशम पार्टी पार्षद द्वारा। इन पूरे वर्डों का आपको मतलब समझना है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन चार्ज ऑफ तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो AICC प्रभारी के रूप में, उनको सी वॉज नेम ने नामित किया गया प्रतिपादियों में से एक के रूप में। एंड जो कि दर्ज की गई थी कॉम्प्लेन, जो कि एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी, किसके द्वारा, एक पूर्व तेलुगु देशम पट्टी पार्षद के द्वारा। अभी आगे बढ़ते हैं, ये पूरा समझा दूंगा, परेशान ना होइएगा। ये यहाँ से लेकर के ना, हाँ, यहाँ से लेकर के आपका, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका ये पूरा एक सेंटेंस है, समझ में आएगा, परेशान ना होइए।
बिफोर द कोर्ट ऑफ द एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैदराबाद इन 2025, यानी 2025 में हैदराबाद के अतिरिक्त महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष। इस पूरी लाइन का जो अर्थ है वो जाएगा तेलंगाना की अखिल भारतीय समिति AICC प्रभारी के रूप में। यहाँ तक तो आप समझ ही गए थे, ठीक है, प्रभारी के रूप में उन्हें 2025 में, इसमें इन 2025 यानी 2025 में हैदराबाद के अतिरिक्त लास्ट पे लाइन पे यहाँ पे पढ़ना है, हैदराबाद के अतिरिक्त महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत में, महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत में एक पूर्व तेलुगु देशम पट्टी पार्षद द्वारा द्वारा दर्ज की गई निजी शिकायत में प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया गया। जो नटराजन थे उनके बारे में यहाँ से बात की जा रही है। अब इसको आपको जोड़ के कैसे पढ़ना है, तो पहले ये पढ़िए, मतलब कि ये एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC इन चार्ज ऑफ तेलंगाना, मतलब कि तेलंगाना की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति प्रभारी के रूप में इन 2025, यानी कि उन्हें 2025 में हैदराबाद इन 2025 मतलब उन्हें 2025 में हैदराबाद एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी अतिरिक्त महानगरीय मजिस्ट्रेट की बिफोर द कोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में एक पूर्व बोला गया यहाँ पे बाय अ फॉर्मर तेलुगु देशम पट्टी कॉर्पोरेटर, यानी कि पूर्व तेलुगु देशम पट्टी पार्षद द्वारा इन अ प्राइवेट कंप्लेंट फील्ड, यानी कि एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई थी एक पार्षद के द्वारा, ठीक है। शिकायत में यहाँ बोला गया एज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, यानी प्रतिवादियों में से एक, शी वॉज नेम, उन्हें नामित किया गया। मतलब कि बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस की जो समिति है तेलंगाना में जिसका नाम है AICC के रूप में, उन्हें हैदराबाद में अतिरिक्त एक महानगरीय मजिस्ट्रेट की अदालत में, जो कि तेलुगु के कौन है, तेलुगु के देशम पट्टी के द्वारा एक निजी कंप्लेन की गई थी, उसमें भी उसके रूप में इनको नामित किया गया है आरोप यानी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। मतलब कि वो कंप्लेन जो केस है वो इनका नहीं है, किसने दर्ज करवाया था, देशम पार्टी कॉर्पोरेट के द्वारा, ठीक है। जो जोड़ से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, द कंप्लेन वॉज नॉट इवन अगेंस्ट मिसेस नटराजन, यानी कि ये जो शिकायत है वह मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ थी नहीं, मतलब के खिलाफ नहीं थी। द कंप्लेन वॉज नॉट इवन अगेंस्ट मिसेस नटराजन, कि ये जो कंप्लेन थी वॉज नॉट नहीं थी किसके अगेंस्ट, मिसेस नटराजन की, ये कंप्लेन मिसेस नटराजन के खिलाफ नहीं थी। इट वॉज अगेंस्ट अनोदर यानी कि यह अगेंस्ट मतलब किसी और, अनोदर मतलब कि ये किसी और कांग्रेस लीडर फॉर अलीज inappropriate behavior and criminal intimidation मतलब कि बोला गया है कि जो कंप्लेंट थी वह मिसेस नटराजन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये कंप्लेन कांग्रेस के एक दूसरे नेता के बिहेवियर की वजह से उस नेता पर थी, उसका ने क्या करा था, क्रिमिनल क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से ये कंप्लेन रेज की गई थी, ना कि नटराजन के ऊपर ये कंप्लेन रेज की गई थी। एंड she was mentioned in the partition of allegedly not taking appropriate action against the leader, मतलब बोला गया है कि पार्टीशन में she was mentioned in partition, यानी पार्टीशन ने उनका नाम को मेंशन किया गया था क्योंकि उन्होंने इस लीडर के खिलाफ एक कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं की शिकायत तो मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ थी ही नहीं, यह एक अन्य कांग्रेस नेता के खिलाफ थी जिन पर कथित अनुशासित व्यवहार और आपराधिक धमकी का आरोप था। नटराजन का नाम क्यों है इसमें, तो वो इस वजह से आया, नटराजन का नाम याचिका में केवल इसलिए लिया गया कि उन्होंने उस नेता के खिलाफ कथित रूप से उचित कार्रवाई नहीं की, ठीक है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि उनके खिलाफ नहीं थी, बट उनका जो इस कंप्लेन से नाम इसलिए जोड़ा गया पार्टीशन में, इसलिए नाम आया क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में उस नेता के खिलाफ
कोई मजबूत या कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो क्रिमिनल FIR बाई द तेलंगाना पुलिस अगेंस्ट मिसेस नटराजन। मतलब बोला गया है कि तेलंगाना की पुलिस द्वारा मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक FIR दर्ज ही नहीं हुई। मतलब देयर इज नो क्रिमिनल FIR, कोई भी FIR नहीं दर्ज है बाय द तेलंगाना पुलिस, तो तेलंगाना की पुलिस के द्वारा मिसेस नटराजन यानी कि नटराजन पे तेलंगाना पुलिस के द्वारा कोई भी FIR दर्ज नहीं है। अनलाइक कन्वेंशनल पुलिस केस, लाइक कन्वेंशनल पुलिस केस, इसका मतलब क्या होगा? परंपरागत पुलिस मामले के विपरीत, परंपरागत पुलिस मामले के विपरीत अ प्राइवेट कंप्लेन और ये ओरिजिनेट्स डायरेक्टली बिफोर अ कोर्ट। मतलब कि एक निजी शिकायत सीधे अदालत में दर्ज होती है। यहाँ बताया जा रहा है कैसे दर्ज होती है। आप प्राइवेट कंप्लेंट जो होती है वह ओरिजिनेट होती है डायरेक्टली बिफोर अ कोर्ट, एक कोर्ट से, यानी कि एक निजी शिकायत सीधे अदालत में दर्ज होती है। द कोर्ट हैड इशूड नोटिस टू द पर्सन नेम्ड इन द कंप्लेंट। बोला गया है अदालत ने शिकायत में नामित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए थे, इंक्लूडिंग मिसेस नटराजन, जिसमें मीनाक्षी नटराजन भी शामिल थी। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि तेलंगाना पुलिस के द्वारा नटराजन के खिलाफ कोई भी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं है, पर अनलाइक का कन्वर्सेशनल पुलिस केस यानी परंपरागत पुलिस मामले के विपरीत आ प्राइवेट कंप्लेन ओरिजिनेट डायरेक्टली बिफोर अ कोर्ट, यानी एक निजी शिकायत सीधे अदालत में दर्ज हुई। द कोर्ट हैड इशू नोटिस, कोर्ट ने इशू नोटिस को इशू किया। ठीक है, इशू कर दिया नोटिस को, ऑफ द पर्सन नेम इन द कंप्लेन, यानी कि इस कंप्लेन में जिसके नाम थे उनके नाम पर नोटिस को इशू कर दिया, इंक्लूडिंग मिस्टर नटराजन, यानी कि नटराजन का भी इसमें नाम था। बोला जा रहा है कि कोई पुलिस कंप्लेन नहीं हुई, बट उस कंप्लेन में जो नेम था उनके खिलाफ भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा नोटिस को एक इशू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है द RO डिसीजन, यानी रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय टू यूज दिस एज ग्राउंड, यानी इस आधार के रूप में इस्तेमाल करना, यानी रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने इस चीज को आधार बनाया है अपने किस चीज का, जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया कि उसी नाम इशू हो गया तो इस चीज को आधार बना के नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया है। पूरा रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि नामांकन की अस्वीकृति के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने इस चीज को अपना आधार बनाया। रिस्क ऑफ एक्सट्रीम आर आर्बिट्रेनियस आर्बिट्रेंस, मतलब कि अत्यधिक मन मानेपन की बू आती है। एंड इवन अ कंस्पिरेसी, और यहाँ तक कि षड्यंत्र की भी। बोला जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इस चीज को या नोटिस को एक अपना बेस बनाया है नटराजन के नॉमिनेशन के फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए। इससे हमें, यानी ऑफिसर बोल रहा है, इससे मुझे उनके मनमाने रिटर्निंग ऑफिसर के मनमानेपन की बू आती है, साथ में ही यह यहाँ और एक षड्यंत्र की भी, साथ में ही इन्हें एक षड्यंत्र की भी बू आती है। यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि नामांकन की अस्वीकृति के लिए इसे आधार बनाने का रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय अत्यधिक मनमानेपन और यहाँ तक कि षड्यंत्र की भी बू देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा द लॉ रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ केसेस इन अनएम्बिगुअस, मतलब कि स्पष्ट, मतलब क्या हो जाएगा? लॉ, मामलों के खुलासे से संबंधित कानून बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब कि जो लॉ है वो रिगार्डिंग अ डिस्क्लोजर ऑफ केस इन एम्बिगुअस, यानी कि इस मामले मामलों के खुलासे से संबंधित कानून जो है बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब लॉ रिगार्डिंग जो लॉ है हमारा वो कैसा है हमारा? एम्बिग्यूअस, यानी कि स्पष्ट है। डिस्क्लोजर से मतलब मामलों के खुलासों से संबंधित कानून जो है वो बिल्कुल ही स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 33A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट रिक्वायर डिस्क्लोजर ओनली ऑफ दोज केसेस cases that carry a punishment of 2 years या more, and yeah, above all only of those cases in which charges have been found,
मतलब बोला जा रहा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उस चीज को, किस चीज के जो है हमारा 33A है, उसे केवल उन मामलों का खुलासा आवश्यक करती है जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, और सबसे महत्वपूर्ण केवल उन मामलों का जिन पर जो आरोप होते हैं वह तय किए गए होते हैं। बोला जा रहा है कि द लॉ रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ केसेस इन एम्बिगुअस, मतलब कि मामलों के खुलासों से संबंधित कानून बिल्कुल स्पष्ट है। सेक्शन 33A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A जो है हमारी, वो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ओनली द दोज केसेस, यानी कि केवल उन मामलों का खुलासा आवश्यक करती है जिनमें क्या हुआ है, डेट केरी या पनिशमेंट ऑफ 2 years या मोर, यानी जिनमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा है। एबव ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण, ओनली ऑफ दोज केसेस इन विच चार्ज हैव बीन फ्रेम्ड, और सबसे महत्वपूर्ण केवल उन मामलों को जिनमें आरोप दिए किए गए हैं। मतलब ये इस चीज को ये सिर्फ इस तरह समझना है कि जो 33A का बहाना देकर के RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया है, उसका तो बेस ही यही है कि 2 साल की सजा होनी चाहिए बंदे को, या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए। किसी नाम के बेस पे आप उसके नॉमिनेशन को डिसकंटिन्यू या फिर कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो उसी चीज पे यहाँ पर बताया गया है कि उनके साथ, पर उनका था अगर सिर्फ एक नाम ही आया, उन्हें कोई सजा नहीं हुई है, तो उसके नॉमिनेशन को क्यों डिसकंटिन्यू या फिर कैंसिल किया गया। तो उसी चीज पे यहाँ पे बताया गया है कि क्या शर्त है इस 33A की, जो उन्होंने 33A का नाम दे करके उसे रिजेक्ट कर दिया है। बट 33A की जो शर्त थी यही है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए, या फिर 2 साल की होनी चाहिए, तभी आप इसके तहत किसी के नॉमिनेशन को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग ऑफ चार्जेस इज अ जुडिशियल स्टेप, मतलब कि आरोप तय करना एक न्यायिक कदम है। क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज अ जुडिशियल स्टेप, क्या है? न्यायिक कदम है, यानी कि आरोप को तय करना क्या है, एक न्यायिक कदम है। विच फॉलोज द फिलिंग ऑफ चार्जेस शीट, मतलब विच फॉलोज द फिलिंग ऑफ चार्जेस शीट, मतलब जो आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आता है। द आरओ पोजिशन that that material fact had been concealed and the nomination paper were incomplete is not merely a misinterruption of the law of the law, मतलब बोला गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर का ये जो मत है, ये मत की महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है और नामांकन पत्र अधूरे थे। केवल कानून की गलत व्याख्या ही नहीं बल्कि सामान्य बुद्धि का अपमान भी है। उसे तर्क से चले तो एक उम्मीदवार को ट्रैफिक उल्लंघन के नोटिस न बताने पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। परेशान मत होइए, अभी आपको समझाता हूँ स्कूल लाइन का अर्थ क्या होगा। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। देख पा रहे हैं? हाँ। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आर जुडिशियल स्टेप, यानी कि जुडिशियल स्टेप का मतलब क्या होगा, न्यायिक कदम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यायिक कदम। ठीक है। आरोप यानी कि फ्रेम, चार्ज इसका मतलब क्या हो जाएगा, आरोप, आरोप। ठीक है, आरोप। फ्रेमिंग का मतलब क्या होगा, तय करना। क्या हो जाएगा, तय। तो क्या हो जाएगा पूरा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यानी आरोप को तय करना, इज अ जुडिशियल स्टेप यानी कि न्यायिक कदम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विच जो फॉलोज, जो फॉलो करता है, द फिलिंग ऑफ अ चार्ज शीट, यानी कि आरोप पत्र। चार्ज मतलब आरोप, शीट मतलब पत्र। आरोप पत्र के के दाखिल होने के बाद फॉलो करता है, दाखिल होने के बाद आता है, जो कि दाखिल होने के बाद आता है, मैंने पहले ये चीज दाखिल होगी तभी तो जो न्यायिक कदम होंगे वो लिए जाएंगे। यही वही बोला जा रहा है, जो विच फॉलोज द फिलिंग ऑफ अ चार्ज शीट, यानी कि जो आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आता है। द आरओ पोजिशन, मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर दैट मटेरियल दैट मटेरियल फैक्ट्स
हैड बीन कंसील्ड, हैड बीन कंसील्ड, ठीक है, एंड नॉमिनेशन पेपर वर इनकम्प्लीट। जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है उसका यह मत है कि जो कि रिटर्निंग ऑफिसर का महत्वपूर्ण मत है। मत क्या है? ये बोला गया देखो, आर ओ पोजीशन दैट मटेरियल फैक्ट्स, उस रिटर्निंग ऑफिसर का महत्वपूर्ण पद है कि हैड बीन कंसील्ड, जो छुपाए गए, एंड द नॉमिनेशन पेपर्स, यानी नॉमिनेशन पेपर को छुपाया गया, वर इनकम्प्लीट और अधूरे, वर incomplete and is not merely a misinterpretation of the law। यानी कि नामांकन पत्र अधूरे थे, केवल कानून की गलत व्यवस्था ही नहीं बल्कि बल्कि सामान्य बुद्धि का अपमान भी है, बोला गया, बट एन इंसल्ट इन कॉमन सेंस, बल्कि गोइंग बाय द लॉजिक, बाय बल्कि गोइंग बाय दैट लॉजिक, बोला गया केवल कानून की गलत व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामान्य बुद्धि का भी अपमान है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है। A candidate could be disqualified for falling to less notice of traffic violence too। मतलब आप ऑथर बोल रहा है, सुनिए, कि उस तर्क से चले, यानी जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना तर्क लगाया है, अगर इस तर्क से चले तो उम्मीदवार को ट्रैफिक उल्लंघन के नोटिस ना बताने पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस पूरी लाइन को समझने का एक सिंपल सा अर्थ है, वो ये है कि ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन के नॉमिनेशन को रिजेक्ट ये कहते हुए बताया कि उनका एक केस में सिर्फ नाम आया था, कोई सजा वगैरह नहीं हुई थी, उनको भी बताना चाहिए, बट उन्होंने नहीं बताया, इस वजह से उनका नॉमिनेशन खत्म कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था नॉमिनेशन। और ये चीज खत्म करने का जो बेस बनाया वो उन्होंने बनाया क्या, 33 से। और 33A का जो रूल है वो हमारा ये है कि 2 साल की सजा होनी चाहिए, जो कि नटराजन को नहीं हुई है, ठीक है। तो इस बात को लेकर के ऑथर बोल रहे हैं, अब ऑथर बोल रहे हैं कि यह क्या है, यह है हमारे सामान्य, बल्कि जो सामान्य बुद्धि के लोग के जो लोग हैं उनका भी अपमान है, साथ में हमारे कानून का भी उल्लंघन है ये। और साथ में हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि अब तो अगर ये प्रोसेस के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन को डिसकंटिन्यू या कैंसिल कर दिया तो फिर अगर हमारा कभी भविष्य में कोई ट्रैफिक चालान कटा है तो फिर वो भी बताना बताना पड़ेगा, क्योंकि सजा तो उसमें भी नहीं होती है, चालान कटता है, नाम आता है, तो वो भी बताना पड़ेगा इसके हिसाब से जो कि हमारे आरओ ने करा है, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने करा है। यही हमारा बताएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्लोजर regime has been designed to ensure transparency regarding candidate criminal and antecedents and pending cases। मतलब कि खुलासा व्यवस्था उम्मीदवारों के आपराधिक पूर्वव्रत और लंबित मामलों के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। द डिस्क्लोजर रिमेन्स हैज बीन डिजाइन, इसको जो डिजाइन डिस्क्लोजर को जो डिजाइन किया गया है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर बनाए रखने के लिए, कैंडिडेट्स के क्रिमिनल जो चार्जेस रहते हैं उनके लिए, जो पूर्व के चार्जेस है पेंडिंग केसेस, मतलब इस पूरी लाइन का कहने का मतलब है जो डिस्क्लोजर की व्यवस्था है वो इसलिए बनाई गई है ताकि उनके जो क्रिमिनल के जो चार्जेस हैं उनको डिस्क्लोज किया जाए और उनकी ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से बनी रहे। इस चीज के लिए बनाया गया, ना कि इस चीज के लिए कि छोटी सी बात के लिए आप उनके नॉमिनेशन को ही डिसकंटिन्यू या रिजेक्ट कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है व्हाट मेक्स मिस्टर नटराजन केस स्टार्कली आर्बिट्रेरी। इस आर्बिट्रेरी, यहाँ तो पहले पूरा समझते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं। मीनाक्षी नटराजन का जो मामला है वह स्पष्ट रूप से कैसा है, मनमाना। कैसा है, मनमाना। व्हाट मेक्स मिसेस नटराजन केस स्टार्कली आर्बिट्रेरी, मतलब मिसेस नटराजन का जो केस है वह कैसा है, एक मनमाना, एक स्पष्ट रूप से क्या है, एक मनमाना। इज दैट इन द सेम इलेक्शन साइकिल, यानी कि इसी सेम इलेक्शन में क्या हुआ, अनोदर कैंडिडेट्स को was asked was asked मतलब पूछा गया by the returning officer named affidavit to meet mandatory requirements। बोला गया है कि उसी चुनावी चक्र में एक अन्य उम्मीदवार से रिटर्निंग ऑफिसर ने एफिडेविट को संशोधित करने के लिए कहा ताकि अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मतलब बोला जा रहा है कि एक अन्य
जो कैंडिडेट थे उससे रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला, उसके डॉक्यूमेंट में कोई गलती थी तो कि आप इसको ठीक करके दोबारा से जमा करा दीजिए, बट नटराजन ने उनके एफिडेविट को, जो उनका नॉमिनेशन था, उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, अस्वीकार कर दिया, बिना उनको कुछ भी डिस्क्लेमर दिए हुए या फिर ये बोले हुए कि इसको संशोधित कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि किसी दूसरे कैंडिडेट को संशोधन करने का भी मौका दिया गया, बट यहाँ पर जो पूरा जो केस है वो क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर का मनमाना सा ही लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग, हैज स्केल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब बोला जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का पवित्र संवैधानिक कर्तव्य है। कैसा है संवैधानिक? इलेक्शन कमीशन के पास, भारत के इलेक्शन कमीशन के पास क्या है? पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पवित्र संविधान है, अपनी ड्यूटी को इंश्योर करना, फ्री करना इलेक्शन को, और फेयर करवाना। मतलब कि भारत के इंडियन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास उनका ये पूरा अधिकार है कि वह इलेक्शंस को पूरी तरह से फेयर करें, ये उनका क्या है, संवैधानिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। इट इज, यह है, फेलिंग इन दैट ड्यूटी, यानी कि बोले जा रहे हैं कि यह है उनकी ड्यूटी का फेल होना है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। डैमेजिंग डेमोक्रेसी इन द प्रोसेस, मतलब बोला जा रहा है इस प्रक्रिया में लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि ये उनकी ड्यूटी का, उनकी जो ड्यूटी का कर्तव्य है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो लोकतंत्र है उसको नुकसान पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं। द कैप्चर ऑफ राज्यसभा सीट बाय द रूलिंग बीजेपी इन complete disregard for the law is severe setback for election integrity। मतलब कानून की पूरी तरह अनदेखी करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा राज्यसभा की सीट पर कब्जा चुनावी अखंडता के लिए एक गंभीर संकट है। क्या है? एक सिवियर सेटबैक है। कैप्चर कर लिया राज्यसभा की सीट को, किसने? रूलिंग पार्टी बीजेपी ने। ठीक है, कंप्लीट डिसगार्ड, यानी कि पूरी तरह से ये अखंड अखंड बात है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ इज सीवर अटैक, यानी कि जो एक काफी बड़ा झटका है हमारे लिए। फॉर इलेक्शन इंटीग्रिटी, यानी इलेक्शन इंटीग्रिटी के लिए यह एक काफी बड़ा झटका है, जिससे कि राज्यसभा की सीट को बीजेपी रूलिंग पार्टी ने कब्जा कर लिया उस पर। ठीक है, पर कब्जा कर लिया, मतलब कि ये पूरा जो एडिटोरियल है वो इस बात पे कि नटराजन दो लोगों के बीच में घूम रहा है। एक तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है और एक हमारा नटराजन है, नटराजन जी है। इनके नॉमिनेशन को एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने नहीं बताया, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट कर दिया, बल्कि सेम बीजेपी का जो एक कैंडिडेट था उसके एफिडेविट में भी गलतियां थी, बट उसको सुधारने का मौका दे दिया, और इनके इस इन और नटराजन को नहीं दिया। इसलिए बोला जा रहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये जो भी काम कर रहे हैं वो अपने मनमाने तरीके से ही कर रहे हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा। क्या है? खतरा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका आपका एडिटोरियल बाय प्रियांशु की हमारा चैनल आपका दिल से धन्यवाद करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप इतना सा काम करते हैं तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने की गारंटी मेरी है। बताना चाहूंगा, आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट है, जो भी आपके सुझाव है, प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज है हमारा 12 जून, जो कि हमने आज के एडिटोरियल अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।